नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश में कुल 28 राज्य हैं। केंद्र शासित क्षेत्रों की बात नहीं कर रहा हूं, 28 राज्य हैं। उनमें गवर्नेंस का एक नया मॉडल जो सभी प्रदेशों के लिए अनुकरणीय है, वो पेश किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अब आप कहेंगे कैसे और किन परिस्थितियों में, इसकी बात करना ज़रूरी है। अभी 11 फरवरी को ही उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में लगातार 10वां बजट पेश किया है। आप कहेंगे बजट हर साल पेश होता है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन ये एक रिकॉर्ड है कि आज तक उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री उसके कार्यकाल में लगातार 10 बजट पेश नहीं हुए हैं। लेकिन ये रिकॉर्ड की बातें हैं, ये समय के साथ होती हैं। इसको कोई बड़ी उपलब्धि उस तरह से मैं नहीं मानता। वो सत्ता में हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन वो जो कर रहे हैं और जो किया है उसको उपलब्धि मानना चाहिए, बल्कि बहुत बड़ी उपलब्धि मानना चाहिए। पहले तो बात अगर समझनी है सही संदर्भ में तो देखना होगा कि 2017 में जब वो सत्ता में आए, मुख्यमंत्री बने, तब प्रदेश की हालत क्या थी। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। उनको विरासत में क्या मिला? उनको विरासत में मिला घाटे की अर्थव्यवस्था जो खस्ता हाल हो चुकी थी। और इकोनॉमिक एक्सपर्ट कहते थे कि अगर ये राज्य की बजाय कोई कंपनी होती तो दिवालिया हो गई होती। ये उन्होंने इनहेरिट किया। गायब बिजली जो है वो वीआईपी कल्चर का हिस्सा बन गई थी कि जो प्रदेश में 5-6 वीआईपी माने जाते थे, उनके ज़िले में बिजली आती थी। आज हालत ये है कि 24 घंटे जिला मुख्यालय पर बिजली आती है। जापानी बुखार इंसेफेलाइटिस की बात आपने सुनी होगी। हर साल सैकड़ों बच्चे मरते थे। ये सिलसिला केवल 2017 अगस्त तक चला। बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया उसको, प्रदेश में ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। निश्चित रूप से मुद्दा बहुत गंभीर था, बहुत बड़ा था। लेकिन सांसद रहते हुए जो अभियान शुरू किया था योगी आदित्यनाथ ने, उसको मुख्यमंत्री बनने के बाद बढ़ाया। आज कितने साल हो गए, आप 17 के बाद के अखबार उठाकर देख लीजिए। जब ये जुलाई अगस्त के बीच में इस बुखार का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है, आपको एक भी खबर उत्तर प्रदेश के अखबार में नहीं मिलेगी, सोशल मीडिया पर नहीं मिलेगी कि जापानी बुखार से इतने बच्चे मर गए। ये अपने आप नहीं हो गया। इसके पीछे का जो विज़न है, इसके पीछे का जो प्रयास है, इसके पीछे का जो काम है, उसकी चर्चा भी अब नहीं होती। जापानी बुखार से मरने वाले बच्चों की संख्या करोड़ में पहुंच चुकी थी, करोड़ के ऊपर जा चुकी थी। अब उस जापानी बुखार से उत्तर प्रदेश को मुक्ति दिला दी है। योगी जी को विरासत में मिला माफिया की समानांतर सरकार नहीं, माफिया की मुख्य धारा की सरकार। जहां सरकार तय नहीं करती थी, फैसले लेती थी, माफिया तय करता था। कौन जिंदा रहेगा, कौन मार दिया जाएगा, किसकी संपत्ति उसकी बनी रहेगी, किसकी संपत्ति पर कब्जा हो जाएगा माफिया का, ये सब कुछ माफिया तय करता था। और सरकार केवल उस पर मुहर लगाने का और माफिया को संरक्षण देने का काम करती थी। माफिया की यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की कमर तोड़ दी है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। मैं मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद इन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरठ शहर का नाम आप जरूर जानते होंगे। उसमें एक जगह थी सोतीगंज। सोतीगंज पूरे देश में फेमस था। किस लिए? देश भर से चोरी की कारें सोतीगंज में आती थी कटने के लिए। और कहते हैं कि 2-2.5 घंटे में आप कार को पहचान नहीं सकते थे, इतने टुकड़े हो चुके होते थे। और तंत्र कैसे चलता था? बॉर्डर पर अगर बैरियर लगा है और देखा पुलिस वालों ने कि ये तो चोरी की गाड़ी, जो जिसकी रिपोर्ट दर्ज है वो गाड़ी जा रही है, रोक दिया, तो वो केवल ड्राइवर जो है शीशा उतार कर गाड़ी का कहता था सोतीगंज जा रहे हैं, और बैरियर हट जाता था। ये तंत्र उनको मिला था। आज सोतीगंज का नाम लेवा कोई नहीं है। पूरा वो तंत्र खत्म हो चुका है। सोतीगंज का जो मालिक था वो किस दुर्दशा में है, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। और माफिया का जो हुआ, और मैं तो बार बार कहता हूं कि माफिया की ताकत जो है सबसे बड़ी होती है शासकीय संरक्षण। तो पहले वो ख़त्म किया। फिर माफिया की दूसरी ताकत होती है आतंक, उसको ख़त्म किया।
तीसरी ताकत होती है उसकी जो आर्थिक स्थिति है या आर्थिक साम्राज्य है, उसको ख़त्म किया। माफिया के बनाए हुए निर्माण को बुलडोज़र से गिराकर गरीबों के लिए घर बनवाए। योगी जी के इस 10 साल के कार्यकाल में ही काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, अयोध्या में राम मंदिर बना, विंध्यवासिनी कॉरिडोर बना। ये सब काम इन्हीं 10 वर्षों में हुए हैं। इसका मतलब, मेरा मतलब ये नहीं है कि अयोध्या में मंदिर बना तो उसका सारा श्रेय या अकेला श्रेय योगी जी को है, लेकिन उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसी तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। और अयोध्या आंदोलन में तो उनकी पीठ का, उनके गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान है। महंत दिग्विजयनाथ, महंत अवैधनाथ और योगी जी, इन तीनों को मिला दें तो अयोध्या आंदोलन में पिछले 40, 50, 60 सालों में सबसे बड़ा योगदान रहा है तो गोरक्ष पीठ का, नाथ संप्रदाय का। और आपको याद होगा कि हर साल गन्ना किसान आंदोलन करते थे कि उनको उनके गन्ने का भुगतान नहीं मिल रहा है। पर्ची सिस्टम के जरिए एक घोटाले का नया तंत्र विकसित कर दिया गया था। उस पर्ची सिस्टम को ख़त्म किया, गन्ना किसानों का भुगतान समय से होने लगा। पिछले 8 साल में आपने कभी नहीं सुना होगा कि गन्ना किसान सड़क पर आंदोलन के लिए उतरे हैं कि उनको गन्ने का भुगतान नहीं मिल रहा है। फिर उन्होंने एक बिल्कुल ही नई योजना, अब आप देखिए, जब नेता में विजन होता है तब इस तरह के कार्यक्रम आते हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। हर जिले की खासियत है, हर जिले में कुछ न कुछ बनता है, लेकिन उसको उद्योगपति नहीं बनाते, उसको अडानी अंबानी टाटा बिरला नहीं बनाते, छोटे कारीगर बनाते हैं। और इनमें ज़्यादातर 90% से ज़्यादा काम करने वाले अति पिछड़े और दलित समाज के लोग हैं। उनको या तो बनाने की सुविधा नहीं मिलती थी, तो उनको बाकायदा जो है प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी गई, औजार के लिए आर्थिक मदद दी गई, और सबसे बड़ी बात, बाज़ार उपलब्ध कराया गया। आज हालत यह है कि यूपी का जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है वो देश में ही नहीं विदेश में भी बिक रहा है। यूपी का एक्सपोर्ट बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। अब उसके बाद उन्होंने एक नई योजना शुरू की है, एक जिला एक व्यंजन। हर जिले का जो खास व्यंजन है उसका अभियान, और वो शुरू नहीं होना है, शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश इस साल के आखिर तक जैसे ही गंगा एक्सप्रेसवे खुलेगा, देश का सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश बन जाएगा। ये सब इन 9, साढ़े 9 सालों में हुआ है। हालांकि 2 एक्सप्रेसवे, एक मायावती के समय बना और एक अखिलेश यादव के समय बना। और ये बड़ी खास बात है उत्तर प्रदेश की, चाहे मायावती के समय का बना हो, चाहे अखिलेश यादव का, चाहे योगी जी के समय का। कोई एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने नहीं बनवाया है, प्रदेश ने अपने संसाधनों से और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बनवाया है। डिफेंस कॉरिडोर, इसकी घोषणा हुई, और घोषणा ही नहीं हुई, काम शुरू हुआ और उसमें उत्पादन भी होने लगा है। कानपुर के डिफेंस कॉरिडोर में ब्रह्मोस मिसाइल वहीं से बन रही है, जो उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है वहीं से तैयार हो रहा है। कहते हैं कि डेटा आज का ऑयल है। उत्तर प्रदेश का नोएडा, जो गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है, देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनने की ओर अग्रसर है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा काम हो रहा है। जेवर एयरपोर्ट, इस साल वो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय उड़ान के लिए खुल जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, ये सब काम हो रहा है। प्रदेश की जनता देख रही है, समझ रही है, महसूस कर रही है। इसलिए 10वें साल में भी योगी जी की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जैसा कोई शब्द, कोई विचार लोगों के मन में नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए देख रहे हैं। सब उनके सामने बड़ा संकट है। प्रशंसा करते हुए उनकी आवाज़ जो है उनकी हलक में अटक जाती है, बात निकलती नहीं है। निंदा करना चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं कि जनता में इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, तो इसलिए वो चुपचाप मुंह पर ताला लगाए हुए दर्शक दीर्घा में बैठे हुए सब कुछ देख रहे हैं।
उत्तर प्रदेश भाजपा के नेताओं की ऐसी बहुत बड़ी फौज है जो जैसे ही भाजपा के विरोधी योगी जी पर आक्रमण करते हैं उनको नई ऊर्जा मिलती है। उनको लगता है कोई तो हमारा काम कर रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं लेकिन कोई कर रहा है। इसलिए आप देखिए योगी जी के खिलाफ उनके राजनीतिक विरोधी जितनी बार आक्रमण करते हैं उसका जवाब कभी प्रदेश भाजपा की ओर से नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? आपके मुख्यमंत्री हैं, आपकी सरकार है, आपकी पार्टी की सरकार है। अगर सरकार सुरक्षित है, सरकार आगे बढ़ रही है, लोकप्रिय हो रही है, तो इसमें आपका भी फायदा है। आप विधायक और सांसद तभी बनेंगे जब सरकार की छवि अच्छी होगी, सरकार का काम अच्छा होगा, सरकार की लोग प्रशंसा करेंगे। लेकिन उनको इससे मतलब नहीं है। उनको ऐसे लोग चाहिए जो योगी जी पर हमला कर सके। इसलिए आप देखेंगे कि योगी जी पर जब भी हमला होगा, राजनीतिक हमले की बात कर रहा हूँ, भाजपा का कोई नेता, कोई प्रवक्ता उनके बचाव में नहीं आएगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ, सवाल ये है कि उसका संदर्भ क्या है। संदर्भ वही बजट है जो 11 फरवरी को पेश हुआ। योगी जी के दूसरे कार्यकाल का ये अंतिम फुल फ्लेज्ड बजट है। उनके पास यानी सरकार के पास पैसा है, सरप्लस बजट है। जो चाहे जिस तरह की लोक लुभावन योजनाएं चाहते उसकी घोषणा कर सकते थे। एक भी लोक लुभावन योजना की घोषणा बजट में नहीं हुई है। अगले साल फरवरी मार्च में चुनाव होना है और आजकल जो माहौल बना हुआ है कि आप इन्हीं घोषणाओं से चुनाव जीत सकते हैं। ऐसे में योगी जी ने ऐसा नहीं किया तो क्यों नहीं किया? ये उनका आत्मविश्वास है, अपने काम पर विश्वास है और लोगों की जो निष्ठा है उनके प्रति, उस पर भरोसा है कि उनका काम दिखाई दे रहा है, लोग देख रहे हैं। तो उन्हें इस तरह की किसी घोषणा की, किसी कार्यक्रम की या किसी योजना की घोषणा करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप किस प्रदेश में देखते हैं? ये मुख्यमंत्री के आत्मविश्वास से लबालब होने का प्रमाण है। अगले साल वोट ऑन अकाउंट पेश होगा, फुल फ्लेज बजट नहीं होगा। ये संभव है कि उस समय कुछ किसी एक योजना की घोषणा हो जाए, लेकिन उसकी भी संभावना मुझे कम लगती है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ करना था तो उसके लिए सही समय यही था। अब आप देखिएगा, तुलना होगी, राजनीति बदलेगी, गवर्नेंस का मॉडल बदलेगा, क्योंकि योगी जी ने एक नया मॉडल गवर्नेंस का पेश कर दिया है। चुनाव जीतने के लिए ये लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा की ज़रूरत नहीं है। आप पूरे 5 साल काम कीजिए और लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि उनके लिए काम हो रहा है। तो अभी तमिलनाडु में चुनाव हो रहा है, केरल में हो रहा है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है, असम में हो रहा है और केंद्र शासित क्षेत्र है पुदुचेरी, वहाँ पर चुनाव हो रहा है। आज ही महिलाओं के लिए एक नई योजना की घोषणा की है एम.के. स्टालिन ने, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। वो भी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रहे हैं, योगी जी भी फेस करेंगे अभी कुछ महीने बाद। दोनों के व्यवहार में अंतर देखिए, दोनों के विजन का अंतर देखिए, दोनों के आत्मविश्वास का अंतर देखिए। तो योगी जी गवर्नेंस का नया मॉडल पेश कर रहे हैं देश के सामने कि ऐसी योजनाओं की घोषणा के बिना भी चुनाव जीते जा सकते हैं। अभी तक किसी अध्ययन से, किसी स्टडी से, रिसर्च से ये साबित नहीं हुआ है कि इन योजनाओं की घोषणा के कारण जो है कोई पार्टी चुनाव जीत गई या जिसने नहीं किया वो हार गई। ये केवल अनुमान है, एक परसेप्शन है कि ऐसी घोषणा की, ऐसी योजना की, इसलिए जीत गए। सबसे ताज़ा उदाहरण बिहार का है। लेकिन तब भी जब ये घोषणा हुई थी बिहार में, तब भी और अब भी मेरा मानना है कि वो घोषणा न होती तब भी जो है जेडीयू बीजेपी का अलायंस जीतता। हो सकता है 10, 5, 20 सीटें कम आती, इससे ज़्यादा सरकार पलट जाती। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि केवल उस घोषणा की वजह से। ये नीतीश कुमार का काम है, बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार की साझा जो विरासत है विकास की, उसकी जीत थी बिहार में जो चुनाव हुआ है। तो एक नया मॉडल जो है पेश किया है योगी जी ने पूरे देश के सामने। सभी राज्य सरकारों को, मुख्यमंत्रियों को जरा पुनर्विचार करना चाहिए कि हम किस ओर ले जा रहे हैं राजनीति को। अभी प्रशांत किशोर पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट कि बिहार का चुनाव रद्द कर दीजिए, क्योंकि ये
योजना की घोषणा करके चुनाव जीत लिया गया है, इसलिए बेईमानी से जीता गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भगा दिया कि पब्लिसिटी के लिए यहाँ आए हो, लेकिन साथ में ये कहा कि ये जो लोक लुभावन घोषणाएं हो रही हैं, ये जो फ्रीबीज की घोषणाएं हो रही हैं, इसकी राजनीति पर हम विचार करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी उदाहरण कौन होगा? उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ। योगी जी ने ये साबित किया है, केवल कहने की बात नहीं है, प्रमाणित किया है उन्होंने कि अगर आपको अपने काम पर विश्वास है, अपने सुशासन पर विश्वास है, तो जनता आपका साथ देगी, तो मतदाता आपका साथ देगा। और वही उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। ये जितनी भी कोशिश कर लें, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और मायावती भी आजकल सक्रिय हुई हैं, मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में सरकार के परिवर्तन के कोई लक्षण हैं। हालांकि अभी लगभग 1 साल बाकी है। राजनीति में 1 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है, लेकिन जब हम आकलन करते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन का, तो उस समय की परिस्थिति से करते हैं। आज की परिस्थिति यही है। उत्तर प्रदेश के बजट में किसी फ्रीबी का अनाउंसमेंट न होना, ये गवर्नेंस की जो राजनीति है उसमें बहुत बड़े बदलाव का संकेत है, बहुत बड़े बदलाव का प्रमाण है। अगर देश के सारे राज्य, सारे मुख्यमंत्री इसका अनुसरण करेंगे तो देश की राजनीति भी बेहतर होगी और प्रदेशों की जो आर्थिक समस्या है उसमें भी कमी आएगी। कि आप योजनाओं की घोषणा कर देते हैं, आपके पास पैसा नहीं होता है, फिर आप क्या करते हैं? विकास की जो योजनाएं हैं उनके मद में कटौती करते हैं और अपनी फ्रीबीज की जो घोषणाएं हैं उनको पूरा करते हैं, और प्रदेश की वित्तीय स्थिति और खस्ताहाल होती जाती है, प्रदेश का विकास और रुकता जाता है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।